हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, और वो प्रैक्टिस सेट 10 नंबर का है भाई। हमने एक प्रैक्टिस सेट शुरू कर रखी, सीरीज शुरू कर रखी थी, और उसमें जो 10 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर है ना, आज जो क्वेश्चन होंगे वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल से रिलेटेड होंगे भाई। एक तो जैसे कि मतलब इसके अंदर वो सारी बातें कंप्लीट करेंगे जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और इसमें जैसे कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित या मुगल काल से संबंधित, और फिर जो पॉलिटी का जो बात आती है उसमें जो हमारी प्रस्तावना है उससे रिलेटेड बातें हैं भी। क्योंकि प्रस्तावना से है ना 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर की दृष्टि से क्या है वो सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि हमारी जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के अंदर कितने संशोधन किए जा चुके हैं, या फिर क्या प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के अंदर हम संशोधन कर सकते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर की दृष्टि से क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को क्या है लास्ट तक देखें, सारी बातें यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट हैं भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया है। यानी कि जो वंश दे रखे हैं ना, इन वंशों में से कौन से वंश ने दिल्ली की गद्दी के ऊपर शासन नहीं किया था। तो ऑप्शन दे रखे हैं क्या क्या भाई इसके अंदर, गुलाम वंश है, सैयद वंश और खिलजी वंश, और लास्ट दे रखा है कौन सा, गौरी वंश। तो कौन से वंश ने दिल्ली की गद्दी के ऊपर शासन नहीं किया, तो इसका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन कौन सा, गौरी वंश। गौरी वंश ने क्या नहीं किया था, गौरी वंश ने दिल्ली की गद्दी के ऊपर शासन नहीं किया था। ठीक है, क्या नहीं किया, इसने दिल्ली की गद्दी पर शासन नहीं किया। अगर गौरी वंश की बात करें तो इसका संस्थापक कौन था, मोहम्मद बिन गौरी। ठीक है, कौन थे भाई, मोहम्मद बिन गौरी था। और मोहम्मद बिन गौरी था ना, इसने क्या किया था, भारत पर आक्रमण राज करने के लिए भारत के ऊपर क्या किए थे, इसने आक्रमण किए थे। इसका एक तो आक्रमण आता है कौन सा, 1175 के टाइम पर। ठीक है, और इसने ये जो 1175 में जो आक्रमण किया था ना, ये किससे संबंधित किया था भी, कहां पर आक्रमण किया था, गुजरात के अंदर। और गुजरात में भी कौन सा स्थान से संबंधित बात आती है इसकी, गुजरात में आता है पाटन। ठीक है, गुजरात के अंदर पाटन नामक स्थान पर इसने क्या किया था, आक्रमण किया था। लेकिन ये जो मोहम्मद गौरी था ना, इसके प्रसिद्ध आक्रमण 2 आते हैं, 2 प्रसिद्ध आक्रमण इसके कौन कौन से आते हैं भाई। एक तो इसका 1191 का, और दूसरा कौन सा, 1192 का, और दोनों का संबंध किससे है, हरियाणा से आता है। तो 1191 और 1192 किसके, मोहम्मद गौरी के प्रसिद्ध आक्रमण। 1191 वाला कौन सा माना जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। और ये तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, दूसरा जो माना जाता है ये कौन सा, तराइन का, और तराइन का कौन सा, सेकंड युद्ध या दूसरा युद्ध। ये दोनों हुए किस किस के बीच में थे, 2 ही व्यक्तियों के बीच में थे। एक तो कौन था, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, और दूसरी साइड में कौन था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। इन दोनों के बीच में हुए थे कौन कौन से युद्ध, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का कौन सा, दूसरा युद्ध। 1191 में तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था ना, इस युद्ध के अंदर जीता कौन था, तो इस युद्ध में क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने किसको, मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिया था। किसकी जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। इस कारण से अपने यानी कि हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी ने दोबारा से युद्ध किया, किसके साथ में, 1192 में, उसी स्थान के ऊपर कौन सा, तराइन के अंदर। और तराइन का जिसको किस नाम से जानते हैं, तराइन का दूसरा युद्ध। और इस युद्ध के अंदर कौन जीत गया, इस युद्ध में जीता मोहम्मद गौरी। अब देखिए जब ये मोहम्मद गौरी है ना, भारत के अंदर इसने आक्रमण किया था ना, तो अब भारत में जब ये आया था तो अपने साथ एक गुलाम लेकर के आया था, और एक गुलाम एक दास लेकर के आया था। उस दास का नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, क्या नाम था उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, जैसे ही मोहम्मद गौरी ने 1192 के अंदर तराइन का दूसरा युद्ध जीत लिया, जीतने के बाद इसने अपना जो भी सारा साम्राज्य था ना, वो सारा साम्राज्य किसको सौंप दिया, अपने गुलाम को सौंप दिया। कहाँ का, भारत वाला। और इसको सौंप करके ये वापस कहाँ चला गया, अपने गौर प्रांत के अंदर चला गया। और 1206 के अंदर इसकी क्या हो गई, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। अब मरने के बाद दिल्ली की गद्दी पर
जो दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा था ना, जिसने सल्तनत नाम से जाना जाता है, सुल्तान की उपाधि धारण करके क्या है गद्दी पर बैठे थे, तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके कब बैठा? ये 1206 के अंदर बैठा और इसने अपना वंश शुरू कर दिया दिल्ली के ऊपर। कौन सा वंश शुरू किया भाई? गुलाम वंश। ठीक है, कौन सा शुरू किया? इसने गुलाम वंश शुरू किया। और गुलामों को क्या कहा जाता है? मामूलक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या किस नाम से जानते हैं? मामूलक। तो दास वंश या गुलाम वंश की दिल्ली की गद्दी पर वंश चलाने वाला व्यक्ति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अपना एक गुलाम बना रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम का क्या नाम था भाई? इल्तुतमिश। ठीक है, कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का भी एक गुलाम आता है और इसका गुलाम कौन था? बलबन। ठीक है, कौन थे भाई? बलबन। तो ये ध्यान रखना, इसी कारण से, क्यों? क्योंकि जो भी राजा था वो अपना गुलाम बनाते और इस कारण से इस वंश का नाम क्या रखा गया? गुलाम वंश या मामूलक वंश या फिर दास वंश रखा था। तो ये ध्यान रखना। तो यानी कि दिल्ली की गद्दी पर कौन से वंश ने शासन नहीं किया? गौर वंश ने शासन नहीं किया, क्योंकि उसने तो अपना गुलाम को क्या कर दिया? भारत का सारा साम्राज्य सौंप दिया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब दिल्ली की गद्दी है ना, दिल्ली की गद्दी के ऊपर दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंशों ने क्या किया था? राज किया था भाई। 5 वंश कौन कौन से थे? एक तो मैंने अभी बता दिया, कौन सा? यानी कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक वाला दास वंश। अब दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कितना आता है? सल्तनत यानी कि इसकी कितने दिन तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो गुलामों ने या फिर इन्होंने राज किया था सुल्तान की उपाधि धारण करके, तो इनका टाइम आता है 1206 से लेकर के कहाँ तक? 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी में कौन सा वंश था भाई? लोधी वंश था। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसको मार करके यानी कि उसकी हत्या करके कौन गद्दी पर बैठा था? अपना वंश चलाया था। बाबर ने अपना वंश शुरू कर दिया था। कौन सा? मुगल वंश। तो ये ध्यान रखना। अब यहां देखिए 1206 से लेकर के 1526 तक जो 5 वंश आए थे ना, वो 5 वंश थे कौन कौन से? उनका क्रम बताइए। तो सबसे पहले तो कौन सा वंश आया? दास वंश या फिर कौन सा? गुलाम वंश। दास वंश या गुलाम वंश। दूसरा जो वंश आया था वो कौन सा था? खिलजी वंश। ठीक है, कौन सा है? खिलजी वंश। तीसरा जो वंश था जिसने दिल्ली की गद्दी पर राज किया वो कौन सा है भाई? तुगलक वंश। तुगलक वंश। इसके बाद अगला जो वंश था वो कौन सा था? सैयद वंश। और लास्ट जो वंश आता है वो कौन सा है? ये लोधी वंश। ठीक है, कौन सा था? लोधी वंश था। तो ये 5 वंश थे जिन्होंने दिल्ली के ऊपर सुल्तान की उपाधि धारण करके क्या किया था? राज किया था, शासन किया था। दास वंश या गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था भाई? गयासुद्दीन तुगलक था। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिरज खां थे। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी थे। अब इनमें से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा समय तक कौन से वंश ने दिल्ली के ऊपर राज किया था, तो सबसे ज्यादा वंश तक राज करने वाला शासन ये वंश कौन सा था? तुगलक वंश था। और तुगलक वंश ने ही क्या किया था? तुगलक वंश ने है ना भारत के अंदर सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया, सिंचाई से संबंधित कार्य ज्यादा करवाए थे। कौन से वंश ने? तुगलक वंश ने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, इनसे संबंधित है। तो ये 5 वंश आए थे दिल्ली सल्तनत के अंदर जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर कब से? 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक क्या किया था? राज किया था भी। तो इसका सही आंसर कौन सा है? यानी कि गौरवंश। गौरवंश ने दिल्ली की गद्दी पर क्या नहीं किया था? राज नहीं किया था। तो डी इसका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? प्रथम महिला जो शासिका बनी थी ना, वो कौन सी महिला शासिका बनी थी? ऑप्शन दे रखे हैं क्या? नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा देवी या रानी दीदिदा। यानी कि कौन सी ने क्या किया था? जो पहली जो महिला शासक थी जिसने दिल्ली की गद्दी के ऊपर राज किया था, वो शासिका कौन थी? इसका बी ऑप्शन सही है भाई। कौन सी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका बोल सकते हैं या फिर रजिया सुल्तान को पहली मुस्लिम महिला शासिका भी कह सकते हैं। मुस्लिम की बात कर लो या फिर पहली महिला की बात कर लो, एक ही बात है। यानी कि इसने क्या किया था? दिल्ली की गद्दी पर सबसे पहले शासन किया था। अब ये रजिया सुल्तान
सुल्तान बेटी कब किसकी थी, तो ये थी इल्तुतमिश की, ठीक है। कौन से वंश में, गुलाम वंश के अंदर इल्तुतमिश की क्या थी, ये बेटी थी। अब इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपने शासनकाल के अंदर एक ऐसी परंपरा शुरू कर दी थी कि भाई जो चाहे बेटा हो या बेटी हो, अगर कोई योग्य पुत्र यानी कि है शासन करने के अगर योग्य है तो वही क्या करेगा, दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठेगा। इस कारण से क्या है, जैसे ही इल्तुतमिश की कब 1236 ईस्वी के अंदर मृत्यु हुई और मरने के बाद इसके गद्दी पर बैठी कौन है, रजिया सुल्तान, ठीक है। कौन गद्दी पर बैठी भाई, रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। जैसे ही रजिया सुल्तान के समय की बात करें ना, कब से कब तक इसने शासन किया था, तो इसका शासन था 1236 से लेकर के कब तक, 1240 तक, ठीक है। किस 1236 से, यानी कि 5 साल इसने क्या किया था, शासन किया था। अब जो रजिया सुल्तान है ना, जैसे ही गद्दी पर बैठी तो इसने क्या कर दिया, जो मुस्लिम परंपराएं होती थी उनको उनकी अवहेलना करनी शुरू कर दी। यानी कि जैसे मुस्लिमों के अंदर क्या होता है, यानी कि काबा और कुला, ये घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा से संबंधित बात आती है। तो इसने जैसे ही गद्दी पर बैठी, गद्दी पर बैठने के बाद इसने क्या कर दिया, पर्दा प्रथा को त्याग दिया। और पर्दा प्रथा को त्याग करके इसने क्या किया, चोब्बा यानी कि चोगा और कुलाह, ठीक है, चोगा और कुलाह पहन करके, मतलब टोपी और जो कुर्ता पहन करके क्या करना शुरू कर दिया, दरबार के अंदर आना शुरू कर दिया। जैसे कि जेंट्स आते हैं ना, इसी तरह से इसने दरबार में आना, खुले मुंह दरबार के अंदर आना शुरू कर दिया। इस कारण से क्या है कि मुस्लिम जो जनता थी वो इससे क्या हो गई, नाराज हो गई। और इस कारण इसको क्या किया गया, यानी कि सारे तुर्की के भी जो मुस्लिम थे ना, वो भी इसके सारे किस क्या हो गए, इसके विरोध में आ गए भी। और जैसे ही रजिया सुल्तान ने शादी की थी, और इसने शादी किसके साथ में की थी, अल्तुनिया के साथ की थी, ठीक है। किसके साथ की इसने शादी, अल्तुनिया। और अब यानी कि जब ये अल्तुनिया के साथ शादी करके यानी कि वापस कहां पर आ रही थी, दिल्ली के अंदर आ रही थी, तो कहां पर, हरियाणा के अंदर। और हरियाणा में कौन सा स्थान है, कैथल, कैथल के समीप इसकी क्या कर दी, डाकुओं के द्वारा इसकी क्या की गई भैया, हत्या कर दी। तो ये ध्यान रखना कि जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी, तो रजिया सुल्तान की हत्या हरियाणा के अंदर, कैथल के अंदर हुई। या फिर क्वेश्चन पूछ ले कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, तो रजिया सुल्तान का मकबरा भी कहाँ आता है, कैथल के अंदर ही आता है, ठीक है। कहाँ है, कैथल में। पहली मुस्लिम महिला शासिका या पहली महिला शासिका दिल्ली पर गद्दी पर राज करने वाली कौन थी, रजिया सुल्तान। टाइम पीरियड की बात करें तो 1236 से लेकर के कहां तक है, 1240 तक, ठीक है। अच्छा, इसने कौन सी परंपरा को समाप्त किया, पर्दा प्रथा को क्या पहनना, चोगा और कुला पहन करके क्या कर दिया, दरबार में आना शुरू कर दिया। अब ये डाकू थे ना, डाकुओं ने इसकी क्या की थी, हत्या की थी। डाकू के रूप में कौन व्यक्ति था, तो इसका भाई था, और इसके भाई का नाम क्या था, बहराम शाह। बहराम शाह के द्वारा क्या की गई थी, इसकी हत्या की गई थी। तो ये ध्यान रखने इससे संबंधित है कि कौन है, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, यानी कि इल्तुतमिश की। और इसने चोगा और कुला परंपरा की शुरुआत की, और क्या है, यानी कि पर्दा प्रथा को क्या किया, इसने समाप्त किया। इसकी हत्या डाकुओं के द्वारा, कहां, कैथल के अंदर। तो पहली महिला शासिका कौन, रजिया सुल्तान। इसका सही आंसर कौन सा है, बी इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी। यानी कि मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी ना दिल्ली के अंदर, मुगल वंश कौन सी लड़ाई के बाद में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं क्या, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, या फिर हल्दी घाटी की लड़ाई, और लास्ट ऑप्शन दे रखा पानीपत की प्रथम लड़ाई। तो देखिए 1526 ईस्वी के अंदर, ठीक है, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के अंदर है ना 3 युद्ध लड़े गए थे। 3 युद्ध कौन कौन से थे, पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। प्रथम जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ, 1526 में। अब 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ना, ये किस कारण से हुआ था। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के अंदर जो अंतिम वंश था वो कौन सा था, लोधी वंश था भाई। और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन थे, इब्राहिम लोधी थे, ठीक है। कौन थे, इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम
इब्राहिम लोदी था ना, इसके चाचा ने एक षड्यंत्र रचा और इसके एक पंजाब का शासक था, उन दोनों ने षड्यंत्र के द्वारा क्या कर लिया, यानी कि कौन से बाबर को क्या कर दिया, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दिया। किसके खिलाफ में, इब्राहिम लोदी के खिलाफ में। और इस कारण से क्या है, बाबर ने क्या कर दिया, 1526 के अंदर आक्रमण किया भारत में, और इस युद्ध में है ना बाबर की क्या है, जीत हुई थी। अब षड्यंत्र के द्वारा आक्रमण किया था तो इस युद्ध में क्या हो गया, बाबर जीत गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध है, वो प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच में भाई, बाबर और दूसरा कौन सा, इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था कौन सा युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में जीता कौन भाई, बाबर की क्या है, इसके अंदर क्या हुई थी, जीत हुई थी। बाबर की सबसे बड़ी जीत कौन सी थी, पानीपत का पहला युद्ध था। ठीक है, कौन सा था, पानीपत का पहला युद्ध, ये 1526 में हुआ था। अब इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने है ना क्या किया, एक तो यानी कि इसी युद्ध जीतने के बाद बाबर ने एक तो उपाधि धारण की थी, कौन सी उपाधि धारण की थी, इसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण की, इसने कलंदर की। और एक कार्य और किया था इसने, अपने सैनिकों का यानी कि मनोबल आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था भाई, इसने जिहाद नामक नारा दिया था अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो कलंदर की उपाधि धारण की, दूसरा कौन सा, जिहाद का नारा दिया। तीसरी क्या किया इसने, जैसे ही इस युद्ध में ये जीता तो इतनी बड़ी जीत थी, इसने क्या किया, अपने अफगान के अंदर है ना प्रत्येक व्यक्ति को क्या किया, एक एक चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्के बांटे थे प्रत्येक व्यक्ति को। तो चांदी के सिक्के भी कौन से युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने बांटे थे भाई, पानीपत के पहले युद्ध के बाद में ही। और इसी युद्ध में है ना बाबर ने क्या किया था, तो पहली बार प्रयोग किया था इसने कौन कौन सा, एक तो तोपखाने का प्रयोग किया, तोपखाने, और दूसरी क्या इसने प्रयोग में ली थी, तुगलुमा युद्ध नीति। इन दोनों यानी कि दोनों चीजों का प्रयोग किया था कौन से युद्ध के अंदर, युद्ध नीति। तोफखाने और तुगलुमा युद्ध नीति दोनों का प्रयोग पानीपत के पहले युद्ध के अंदर ही क्या किया गया था, प्रयोग में लाई गई थी। तो इतनी सब या क्या थी, ये बाबर की सबसे बड़ी जीत थी भाई। और इस कारण से इसने क्या किया था, प्रत्येक व्यक्ति को चांदी का सिक्का बांटा था। अब जो बाबर है ना, बाबर ने 5 युद्ध लड़े थे लगातार। ठीक है, 1526 के बाद जैसे ही ये गद्दी पर आया, तो गद्दी पर आने के बाद इसने 5 युद्ध लड़े। कब तक, 26 में गद्दी पर आया और 30 के अंदर इसकी क्या हो गई, 1530 में मृत्यु हो गई। जैसे ही गद्दी पर लड़ाई करते हुए बैठा था और लड़ाई करते करते ही इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो पहला युद्ध पानीपत का कब, 1526 में। दूसरा युद्ध इसने लड़ा था कौन सा, 1527 के अंदर कौन सा युद्ध लड़ा इसने, यहाँ पर खानवा का युद्ध लड़ा था भाई। ठीक है, कौन सा, खानवा का युद्ध। और इसके बाद तीसरा इसने 1528 के अंदर लड़ा, और वो कौन सा था, चंदेरी का युद्ध लड़ा था। ठीक है, और 1529 के अंदर इसने कौन सा युद्ध लड़ा था, घाघरा का युद्ध लड़ा था। तो ये 4 युद्ध लड़े थे किसके द्वारा, यानी कि बाबर के द्वारा। और हर युद्ध के अंदर किसकी जीत हुई थी, बाबर की ही जीत हुई थी। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, किसकी जीत हुई थी, बाबर की। और 1530 ईस्वी के अंदर ये क्या हो गया, इसकी मृत्यु ही हो गई। ठीक है, मर ही गया था, नहीं तो क्या है और भी युद्ध लड़ता भाई, लेकिन 1530 में क्या है, बेचारा मर गया। इस कारण से क्या है, युद्ध पर क्या लग गया, विराम लग गया। तो ये ध्यान रखना, यानी कि 1526 में गद्दी पर आया, लड़ाई करते करते और लड़ाई करते करते इसकी क्या हो गई, मृत्यु। कितने युद्ध लड़े इसने, 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से, प्रसिद्ध 4 युद्ध हैं, वैसे इसने 5 लड़े थे, 1526, 27, 28 और 29। कब, दूसरा युद्ध खानवा का, फिर चंदेरी का, और लास्ट कौन सा था इसका, घाघरा का युद्ध। तो ये 500 युद्ध ध्यान रखने हैं, किससे, बाबर से संबंधित। और हर युद्ध के अंदर जीत भी किसकी हुई थी, बाबर की ही हुई थी। ठीक है, किसकी हुई थी, बाबर की। अब देखिए इसमें दूसरा दे रखा है क्या, यानी कि पानीपत का दूसरा युद्ध। ये तो पानीपत का पहला युद्ध था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब किया गया, तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था कब, 1556 में। और ये दूसरा युद्ध है ना पानीपत का, ये किस किस के बीच में हुआ था भाई, पानीपत का दूसरा युद्ध। तो ये युद्ध हुआ था किसके बीच में, एक साइड में तो अकबर था और दूसरी साइड में कौन व्यक्ति थे भाई, दूसरी साइड था हेमू। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था कौन सा, पानीपत का दूसरा युद्ध।
युद्ध। अकबर के क्या था, अकबर इस टाइम पर छोटा था, लेकिन इसका संरक्षक था, इसका सेनापति जो था ना, उस सेनापति का क्या नाम था, बैरम खां। तो अकबर की साइड से कौन लड़ रहा था, बैरम खां लड़ रहे थे। अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था, बैरम खां थे। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब, 1576 के अंदर। ठीक है, कब हुआ, 1576 में। और 1576 के अंदर किस किस के बीच में हुआ था भाई, ये युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो अकबर की सेना का नेतृत्व किया था किसने, मान सिंह ने। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, मान सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान रखना, यानी कि कौन सा, जो दिल्ली के ऊपर मुगलों ने शासन करना शुरू किया, कौन से युद्ध के बाद में, पानीपत के पहले युद्ध के बाद में। और बाबर की सबसे बड़ी विजय भी कौन सी थी, पानीपत का पहला ही युद्ध। तो इसका कौन सा, डी ऑप्शन सही है, कौन सी, पानीपत की पहली लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है, यानी कि जो प्रस्तावना है उसके अंदर जो न्याय की बात बोल रखी है, कितने प्रकार के न्याय की बात बोल रखी है, तो कौन सी बात उसके अंदर ऐड नहीं है। तो हमारी प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय की बात आती है भाई। 3 प्रकार के कौन कौन से न्याय की बात आती है, सामाजिक, आर्थिक और कौन सी, यानी कि राजनीतिक, तीनों प्रकार की आती हैं। तो लोकतांत्रिक न्याय की क्या नहीं है, इसके अंदर बात नहीं है। तो देखिए, जो हमारी प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना किससे बनी थी, 13 दिसंबर, और 13 दिसंबर कब, 1946 को, जब हमारा संविधान बनाना शुरू हुआ था ना, उसकी जो तीसरी बैठक थी, उस तीसरी बैठक के अंदर क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने वाला व्यक्ति कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, क्या किया था, 13 दिसंबर को पेश किया था। और ये जो प्रस्ताव पेश किया ना, इसको पारित कब किया गया था, तो इसको पारित किया था 22 जनवरी 1947 को। लेकिन ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे जा करके हमारी क्या बन गई, प्रस्तावना बन गई थी। ठीक है, क्या बनी थी, हमारी प्रस्तावना। अब इस प्रस्तावना के अंदर क्या है, 3 प्रकार के न्याय की बात आती है। ये 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से की बात है भाई, इसके अंदर सामाजिक, और दूसरी आती है इसके अंदर कौन सी, आर्थिक, और तीसरी है कौन सी, इसमें राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय का जिक्र है इसके किसके अंदर, हमारी प्रस्तावना के अंदर। और प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला जाता है। और इसको संविधान की आत्मा कहने वाला व्यक्ति कौन था, तो इसको आत्मा कहने वाले थे के.एम. मुंशी। ठीक है, कौन थे भाई, के.एम. मुंशी ने इसको संविधान की कुंजी या संविधान की क्या कहा था, आत्मा कहा था। तो हमारे संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात आती है, सामाजिक, आर्थिक और कौन सी, राजनीतिक। इसमें लोकतांत्रिक की बातें नहीं है, यानी कि लोकतांत्रिक है ना, लोकतांत्रिक की बात क्या है कि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किसके लिए, कि एक भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए क्या किया गया था, लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये ध्यान रखना, लोकतांत्रिक का प्रस्तावना के अंदर क्या नहीं है, न्याय से संबंधित बात नहीं आती है भाई। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, सही है, क्या लोकतांत्रिक से संबंधित बात ऐड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है, यानी कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है ना, उस प्रस्तावना के अंदर भारत को जो वर्णित किया है वो किस रूप में वर्णित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, क्या, एक प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सही है। लेकिन दूसरा दे रखा है इसके अंदर एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, तीसरा दे रखा है इसके अंदर क्या, एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, और लास्ट दे रखा है क्या, एक गणराज्य। देखिए 3 ऑप्शन दे दिए ना, वो तीनों को एक ऑप्शन ही क्या कर रहा है, यानी कि सभी को इकट्ठा कर रहा है। तो कौन सा, सी इसका क्या है, सही आंसर है। जो हमारी प्रस्तावना है वो प्रस्तावना किस प्रकार की, एक प्रभुता संपन्न प्रभुता संपन्न और कैसी भाई, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य से संबंधित है। लेकिन ये जो प्रस्तावना है हमारी, ये प्रस्तावना किससे इस प्रस्तावना के अंदर क्या हम संशोधन कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं।
अगर हमें हमारी प्रस्तावना में ये लगे कि कुछ चीज इसमें गलत ऐड कर रखी है, या हमें ये लगे कि इसमें क्या है हम कुछ और अच्छा ऐड कर सकते हैं, तो हम हमारी प्रस्तावना के अंदर क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अब यानी कि क्वेश्चन है कि क्या प्रस्तावना के अंदर आज तक कोई संशोधन हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है भाई। प्रस्तावना में आज तक क्या है, कितने संशोधन हो चुके हैं, एक बार संशोधन किया जा चुका है। कब किया गया था एक संशोधन, ये 42वां संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 के अंदर हुआ था। और इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में क्या चीज ऐड की गई थी, तो प्रस्तावना के अंदर 3 नए शब्द ऐड किए गए थे। 3 नए शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे यहाँ पर, एक तो समाजवादी को जोड़ा गया था, समाजवादी, ठीक है, और एक शब्द जोड़ा था कौन सा, पंथ निरपेक्ष, और तीसरी इसके अंदर जो बात ऐड की थी ना वो कौन सी थी, अखंडता। तो इन तीनों शब्दों को बाद में ऐड किया गया था कौन से संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था, 1976। और इसी कारण से क्या है कि 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है क्या, मिनी संविधान, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन को श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, मिनी संविधान कहा था। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा क्या है, संविधान के अंदर यानी कि कुछ बातें बहुत सारी ऐड की थी, जैसे कि संशोधन, इसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित इसके अंतर्गत बात ऐड की गई थी। एक और इसके अंदर क्या है, यानी कि कौन सा, प्रस्तावना के अंदर भी इसको क्या किया गया था, कुछ बातें ऐड की गई थी। और तो ये चीज है ना, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, और भी बहुत सारी बातें ऐड की गई थी कौन से के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस कारण से इसको किस नाम से जानते हैं, मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो इसका कौन सा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। वैसे तो बातें चारों ही, जो 3 और ऑप्शन है ना वो भी सारी सही है, लेकिन क्या है कि इन तीनों ऑप्शनों को कौन सही कर रहा है, तीनों को एक में ही इकट्ठा कर रहा है, कौन सा, सी वाला। तो इस कारण से इसका क्या है, सी ऑप्शन सही है भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रस्तावना से संबंधित बातें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भी, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।